क्लास 12 मैंने कल आप लोगों को सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है। तो बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों चीज़ें बताने के बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक आता है के मैप का। के मैप मतलब कॉर्नो मैप। ये के मैप या कॉर्नो मैप जो होता है इसका यूज क्यों किया जाता है? के मैप या कॉर्नो मैप का यूज इसलिए किया जाता है बेटा कि मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना, तो आपने उसमें देखा था और एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया था। लेकिन कई बार एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो काफ़ी लेंदी और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब एक्सप्रेशन बहुत लेंदी और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उस कंडीशन में एक्सप्रेशन होता है उसको बूलियन अलजेब्रा की थ्योरम्स का यूज करके सिंप्लीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी उस सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाता जिस फॉर्म में उसको आना चाहिए। मींस वो एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं हो पाता है। तो उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट थे कॉर्नो, जिन्होंने अपने मैप का आइडिया दिया था कि आप के मैप का यूज करिए और के मैप का यूज करके आप उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। के मैप का यूज करने से कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है के मैप का, उसमें आपको जो सिंप्लीफाई करने के लिए गिवन रहता है कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। देखिए कई बार होता है जब आपको एक्सप्रेशन दिया होता है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है मींस इस टाइप से दिया हुआ होता है कि सपोज दैट आपको दिया हुआ है ए बी सी डी डैश प्लस ए बी सी डी प्लस ए डैश बी डैश सी डी डैश प्लस ए बी डैश सी डी प्लस ए बी डैश सी डैश डी प्लस ए बी सी डी डैश। काफी लेंदी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस तरह से एक्सप्रेशन जब बहुत लेंदी हो जाए तो हमारे लिए सिंप्लीफाई करना बड़ा सरदर्द का काम हो जाएगा। हम बूलियन अलजेब्रा की तमाम सारी थ्योरम्स यूज करेंगे लेकिन उन थ्योरम्स को यूज करने के बावजूद हमारा वो एक्सप्रेशन जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, जैसे बहुत लेंदी एक्सप्रेशन हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को बूलियन अलजेब्रा की जो थ्योरम्स होती हैं उनका यूज करके सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, बल्कि उस समय हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं के मैप का यूज करके, ठीक है। अब आप समझेंगे कि ये के मैप का यूज करके सॉल्व किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। तो नंबर्स मैंने क्यों लिख रखे हैं, कि नंबर्स इसलिए लिखे हुए हैं बेटा क्योंकि आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये के मैप एक्चुअली बनता कैसे है और इसका क्या प्रोसेस है बनाने का। तो देखिए ये के मैप जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इस के मैप से पहले मैंने यहाँ पर इस सिग्मा का साइन लगा रखा है बेटा। सिग्मा का मतलब होता है SOP, मींस सम ऑफ प्रोडक्ट। मींस यहाँ पर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो के मैप पढ़ने जा रहे हैं, वो उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेगा जो एक्सप्रेशन अपनी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में दिया होगा, मींस उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये के मैप जो है ये इस तरह के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। देखिए के मैप को बनाने का तरीका क्या होता है, मैं आपको के मैप बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो के मैप का तरीका बताने के लिए देखिए समझिए, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से हटा दिया। तो अभी आप समझिए कि उस एक्सप्रेशन को ये के मैप किस तरह से सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। ये समझने वाली बात है कि उस एक्सप्रेशन को ये के मैप किस तरह से सिंप्लीफाई करेगा। मैं कहता हूँ सपोज कर लीजिए आप कि हमको यही एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए के मैप का यूज करके। तो आप जानते हैं कि आप इस तरह के एक्सप्रेशन को वैसे बूलियन अलजेब्रा की थ्योरम्स का यूज करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन एक्सप्रेशन अगर ये भी और भी टर्म्स हो इसमें और लेंदी हो तो उस कंडीशन में आप बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स का यूज करके इसको इजीली सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। सिंप्लीफाई कर भी लेंगे लेकिन फिर भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। के मैप का यूज करके अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएगा समझिए।
के मैप को बनाने का तरीका समझिए कि के मैप कैसे बनेगा। यहाँ पर लिखे 0, यहाँ पर लिखिए 1, फिर यहाँ पर लिखिए 0, फिर यहाँ पर लिखिए 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखिए 0, यहाँ पर लिखिए 1, यहाँ पर लिखिए 1 और यहाँ पर लिखिए 0। मीन्स पहले 0 1 0 1 फिर 0 1 1 0। ठीक, इस पैटर्न को याद रखिए। यही सेम पैटर्न जो हमने रोज में यूज किया है, यही सेम पैटर्न आप कॉलम्स में भी नोट कर लीजिए। 0 0 1 1 0 1 1 0 पैटर्न आप यहाँ पर नोट करिए। तो बेटा क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 0 0, ठीक है ना। अच्छा, हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं? 4 वेरिएबल्स हैं A B C D। तो हम करेंगे क्या बेटा, इस के मैप में हम अपने 4 वेरिएबल्स जो है A B C D, उसमें A B को लेंगे रोज के लिए और C D को लेंगे कॉलम्स के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इस तरह से आप ये बता देते हैं कि आप कौन से वेरिएबल्स को रो वाइज ले रहे हैं और कौन से वेरिएबल्स को कॉलम वाइज ले रहे हैं। तो मैं A B को रो वाइज ले रहा हूँ, तो अगर मैं A B को यहाँ से रो वाइज ले रहा हूँ तो बेटा ये समझिए कि यहाँ पर लिखा है 0 0, सम ऑफ प्रोडक्ट है तो 0 0 का मतलब क्या होगा? A डैश B डैश। 1 1 का मतलब क्या होगा? A B। 0 1 का मतलब A डैश B और 1 0 का मतलब A B डैश। वैसे यहाँ पर 0 0 जो है, 0 0 का मतलब हो जाएगा C डैश B डैश, 1 1 का मतलब C D, 0 1 का मतलब C डैश D और 1 0 का मतलब C D डैश। ये मैंने कर लिया इतना काम। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल में क्या वैल्यू आएगी। देखिए ये वाली सेल जो है, ये वाली सेल, ये इस रो और इस कॉलम के इंटरेक्शन से बन रही है, तो इस कॉलम का और इस कॉलम के इंटरेक्शन से बन रही है, इस रो और इस कॉलम के इंटरेक्शन से। तो इस वाली सेल का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या आएगा? इस वाली सेल के लिए बेटा रो क्या आएगा? A डैश B डैश। तो नोट करिए A डैश B डैश। कॉलम कौन सा है? C डैश B डैश। तो पहली वाली सेल की वैल्यू होगी। ऐसे ही जब आप अगली सेल के लिए आएंगे, तो जब आप अगली सेल के लिए आएंगे तो अगली सेल के लिए रो की वैल्यू क्या होगी? A डैश B डैश। ये क्या होगा? C। वैसे अगले में आप आएंगे तो रो की वैल्यू तो A डैश B डैश ही रहेगी, कॉलम की वैल्यू C डैश B। आगे आएंगे तो A डैश B डैश C B डैश, ठीक है। इसके नीचे रो की वैल्यू जो है वो A डैश B है, तो ऐसे ही A डैश B, फिर A डैश B C D, A डैश B C डैश D और A डैश B C D डैश। ओके, उसके नीचे आएंगे तो A B डैश C डैश B डैश, फिर ये रो A B डैश है तो A B डैश, कॉलम है C D तो C D, फिर रो A B डैश तो A B डैश, कॉलम है C डैश D तो C डैश, फिर रो A B डैश और कॉलम में C B डैश। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि मैप की कुछ सेल्स की नंबरिंग कर ली है। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने अच्छा इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। तो देखिए बेटा इसमें थोड़ा सा एक्चुअली मिस्टेक ये हो गया कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना। ये एक्चुअली पहले वाले हमारा A डैश B डैश है, लेकिन दूसरी वाली में जो है हमारा ये आएगा A B, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? A B, तो ये हो जाएगा A B C डैश D डैश, ये होगा A B C D, ये होगा A B C डैश D और ये होगा A B C डैश D डैश। वैसे ही अगला वाला ये जो है, अगली वाली सेल, इसकी वैल्यू क्या है? A डैश B, तो यहाँ पर होगा A डैश B C डैश D डैश, A डैश B C D, A डैश B C डैश और ये होगा A डैश B C D डैश। लास्ट वाली सेल जो बेटा है, लास्ट वाली सेल्स के लिए वैल्यू क्या है? A B डैश, तो A B डैश और ये हो जाएगा C डैश, A B डैश C D।
ठीक है, ए बी डैश सी डैश डी और ए बी डैश सी डी डैश, ये सारे सेल्स की बेटा जो है हमने क्या करी, नेमिंग कर दी। अब हमको कौन कौन से एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ए बी सी डैश, तो देखिए ए बी सी डैश कहां पर आता है, ए बी सी डैश जो है वो आ रहा है यहाँ, ठीक है ना। तो जिस सेल में भी वो वैल्यू आ रही है उसके आगे एक 1 लिख के उसको ऐसे सर्किल कर दीजिए। फिर ए बी सी डी, तो बेटा ए बी सी डी कहां पर आ रहा है, ए बी सी डी आ रहा है यहाँ पर, तो उसके ऊपर एक 1 बनाकर ऐसे सर्किल। फिर आ रहा है ए डैश बी डैश सी डी डैश, तो ए डैश बी डैश सी डी डैश, ये वाली सेल हो गई। फिर अगला है ए बी डैश सी डी, तो बेटा अगला आपका है ए बी डैश सी डी, तो ए बी डैश सी डी आपका कहां पर हो गया, यहां पर हो गया। ए बी डैश सी डैश डी, तो ए बी डैश सी डैश डी कहां पर हो गया, यहां पर हो गया। अगला ए बी, अगला हो गया आपका ए बी सी डी डैश, तो ए बी सी डी डैश, अच्छा ए बी सी डी डैश शायद मैंने 2 बार लिखे, हाँ एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, इसको हटा देना, ठीक है। तो उतना एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो उतने एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर सेल्स की मार्किंग करते हैं और सेल्स की मार्किंग करके इस तरह से यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को फिर आगे टेक्निक लगाकर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब अगली चीज आती है कि के-मैप को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, किस तरह से के-मैप का क्वेश्चन आएगा और कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। तो समझिए, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दी कि के-मैप के सेल्स की नेमिंग कैसे होती है। अगर आपको एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि के-मैप का क्वेश्चन किस टाइप में आपको मिलेगा और उसको आप किस तरह से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे के-मैप के क्वेश्चन को। ये बेटा जो मैंने आपको के-मैप बताया था, ये के-मैप था 4 वेरिएबल्स में, ठीक है ना। दिस वाज के-मैप इन 4 वेरिएबल्स। अब समझिए, मैं आपको बुक का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बुक का क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है फंक्शन ऑफ w x y z इज इक्वल टू सिग्मा जीरो 1 2 4 5 7 11 13 15। बेटा समझिए इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। इस एक्सप्रेशन को हमें के-मैप का यूज करके सिंप्लीफाई करना होगा, लेकिन कैसे, इसका मतलब क्या है। बेटा w x y z का मतलब ये है कि ये के-मैप जो है ये 4 वेरिएबल्स का के-मैप है जिसमें 4 वेरिएबल्स होंगे, तो आप 2 वेरिएबल्स w x को रो वाइज ले लीजिए और 2 वेरिएबल y z को कॉलम वाइज, जैसे मैंने बताया था। सिग्मा का मतलब है SOP, तो यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है, मतलब के-मैप जो बनेगा वो किस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। अभी मैंने आपको सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए बताया, बाद में प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए बताऊंगा। बेटा ये जो नंबर्स दिए हैं 0 1 2 4 5 7 11 13 15, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मिड टर्म डिजिग्नेशन, ठीक है ना। तो जब हम लोग मिड टर्म डिजिग्नेशन फाइंड करते थे, तो मिड टर्म का जब डिजिग्नेशन फाइंड करते हैं तो उसमें जैसे आता है M0 M4 M5 M6, तो जो मिड टर्म के डिजिग्नेशन के साथ उसके सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लगा होता है ये उस नंबर को बता रहा है, ठीक है ना। मतलब वो मिड टर्म डिजिग्नेशन आप फाइंड किसके लिए करते हैं, किसी मैक्स टर्म के लिए फाइंड करते हैं। मिड टर्म के लिए वो जो फाइंड करते हैं डिजिग्नेशन, वो होता किसका है, किसी ना किसी एक्सप्रेशन का होता है ना, तो उसी के लिए हम जो है के-मैप बनाने जा रहे हैं। अब देखिए 4 वेरिएबल का के-मैप बनाएंगे, तो हमने इस तरह से के-मैप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। 4 वेरिएबल्स का के-मैप है, तो 4 वेरिएबल्स के के-मैप में बेटा 1 2 3 4 रोज
0 1 0 1 0 1 1 0, ये भी 0 0 1 1 0 1 1 0। ओके, तो बेटा 0 0 का मतलब क्या होगा? a डैश b डैश। 1 1 का मतलब ab, 0 1 का मतलब ab डैश, सॉरी 0 1 का मतलब a डैश b और 1 0 का मतलब a b डैश। वैसे यहाँ पर ये a डैश b डैश है, तो यहाँ पर क्या होगा? c डैश b डैश होगा। एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गई है। हमारा k मैप जो है उसके वेरिएबल्स है w x y z, तो आप यहाँ पर a b ना लिखकर क्या लिखिए? w x, ठीक है ना? यहाँ पर w x, यहाँ पर भी w x और यहाँ पर भी w x। वैसे यहाँ पर आप क्या करिए? यहाँ पर लिखिए y डैश z डैश, यहाँ पर लिखिए y z 0 1 मतलब y डैश z, 1 0 मतलब y z डैश। कितना बन गया? अब इसके बाद अभी तो हमने k मैप की रो और कॉलम की नंबरिंग कर ली। अब उसके बाद शुरू होती है इसकी सेल्स की नंबरिंग करना। अब समझिए इसकी सेल्स की नंबरिंग कैसे होती है। सबसे पहले सेल की नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से, 1 फिर 2 0 1 2 लास्ट वाले में, फिर यहाँ पर ऐसे 4 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। फिर नीचे वाले रो में आइएगा 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये तरीका है के मैप की नंबरिंग का, उसकी सेल्स की नंबरिंग। पहले मैंने आपको रो और कॉलम की नंबरिंग बताई, अब बताइए इसकी सेल्स की नंबरिंग करना। अब देखिए आपको कौन कौन सी, अब ये सेल्स सभी सेल्स की नंबरिंग हो गई, लेकिन हमको कौन कौन सी सेल्स के अकॉर्डिंग के मैप बनाना है वो हमको देना है यहाँ पर। सबसे पहली सेल कौन सी यूज करनी है? 0। तो बेटा 0 सेल आपको एक्सप्रेशन में दी है, तो 0 सेल पर ऐसे बन करके मार्क कर दीजिए। 1 दिया है तो फर्स्ट सेल को मार्क कर दीजिए, 2 दिया है सेकंड सेल को मार्क कर दीजिए, 4 दिया है 4th सेल को मार्क कर दीजिए, 5 दिया है 5th सेल को मार्क कर दीजिए, 7 दिया है 7th सेल को मार्क कर दीजिए। उसके बाद 11 दिया है तो 11th सेल को मार्क कर दीजिए। उसके बाद 13 दिया है तो 13th सेल को मार्क कर दीजिए। उसके बाद 15 दिया है तो 15 सेल को मार्क कर दीजिए। सारी सेल्स मार्क हो गई। अब सारी सेल्स को मार्क कर देने के बाद हम क्या करेंगे? ये चीज बहुत जरूरी है समझना। जब सारी सेल्स की हमने मार्किंग कर दी, उसके बाद हम इन सेल्स की करेंगे ग्रुपिंग। इन सेल्स की जो है के मैप में क्या की जाती है? ग्रुपिंग की जाती है। बेटा ग्रुपिंग कैसे करती है? ग्रुपिंग ऐसे होती है कि जैसे ये दो सेल्स पास पास में हैं, तो इन दोनों सेल्स को आप पास पास में हैं, तो इन दोनों सेल्स को आप पास पास में ज्वाइन करके, दो सेल्स को आपस में हैं तो इनको आपस में आप ज्वाइन करा करे दो सेल्स का पेयर बना सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि नहीं यार, दो नहीं, यहाँ पर तो मुझे 4 सेल्स पास पास मिल रही है, तो आप चारों सेल्स को एक साथ ज्वाइन करके क्या कर लीजिए? उनका क्वाड बना लीजिए। और अगर 4 सेल्स की जगह 8 सेल्स आसपास मिल जाएंगी, तो उन 8 सेल्स को आपस में ज्वाइन करके उनका एक ऑक्टेट बनेगा। जब हम दो सेल्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, तो दो सेल्स को ग्रुप करने पर बनता है एक पेयर। जब 4 मार्क सेल्स को आपस में ज्वाइन करा देते हैं तो बनता है एक क्वाड, और जब 1 मार्क सेल्स को आपस में ज्वाइन करा देते हैं तो बनता है ऑक्टेट। ठीक है, तो अभी आप समझिए कि यहाँ पर क्या बनेगा। ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पर क्या बन सकता है, सबसे पहले उसके बारे में समझिए। देखिए यहाँ पर जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम कैसे सेल्स की मार्किंग करें कि हम अपना प्रॉपर सब कुछ बना पाए, तो उसको समझिए। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 0 1 4 5 ये चारों सेल्स मार्क है और इन चारों सेल्स एक दूसरे के पास है, तो मैं इन चारों सेल्स को आपस में इस तरह से मर्ज किया। ये चारों सेल्स बेटा आपस में मर्ज हो गई,
और जब ये चारों सेल्स आपस में मर्ज हो गई तो इन चारों सेल्स को आपस में मर्ज करके क्या बन गया, एक क्वाड बन गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ये चारों सेल्स एक दूसरे के आसपास हैं, तो इन चारों सेल्स को आपस में एक साथ ज्वाइन करा दीजिए। इनको ज्वाइन करा दिया तो एक दूसरा क्वाड बन गया यहाँ पे, कि नहीं बन गया, ठीक है। तो एक दूसरा क्वाड जो है वो यहाँ पर बन गया। उसके बाद क्या करिए, देखिए ऊपर वाली सेल तो के मैप में आ गई है, लेकिन नीचे वाली सेल अभी के मैप में नहीं आई है। तो बेटा अगर ऐसा है तो ऐसा करने पर जो सेल ऑलरेडी मार्क हो चुकी है लेकिन उसकी नियर बाई सेल मार्क नहीं हुई है, तो आप मार्क की हुई सेल को दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं अनमार्क सेल के साथ। इसको हम लोग कहते हैं सेल की ओवरलैपिंग करना। तो जब इन दोनों सेल को आपस में ज्वाइन करा दिया तो क्या बन गया, एक पेयर बन गया, ठीक है। इन दोनों सेल्स को आपस में ज्वाइन कराने पर क्या बन गया, एक पेयर बन गया। अच्छा बेटा तो इतनी चीजें बन गई, अब आप देखो बचा क्या, सारे जितने भी सेल्स पे हमने बल लिखा था सब मार्क हो गए, केवल ये वाला बल बचा है। तो ये वाला बल जो बचा है अब ये कैसे मार्क होगा, क्योंकि सारे बल तो एंगेज हो गए हैं, सिर्फ ये एक बल बचा है जो किसी ग्रुप में, पेयर में या क्वाड में नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो बेटा जब के मैप में ऐसे करने पर सारी सेल्स जो है वो एंगेज हो गए लेकिन एक आध सेल कहीं पर बची रह जाए, तो उसकी ग्रुपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप सपोज कर लीजिए कि ये जो के मैप बनाया है ये के मैप नहीं बल्कि एक पेज है कॉपी का आपकी। तो अगर ये आपकी कॉपी का एक पेज है तो आप इस पेज को क्या कर दीजिए, ऐसे फोल्ड कर दीजिए। तो अगर आप इस पेज को ऐसे फोल्ड करते हैं, सपोज करिए एक पेज है और इस पेज को आप क्या करें, ऐसे फोल्ड कर दें। तो अगर आप इस पेज को ऐसे फोल्ड कर देंगे तो फोल्ड करने पे ये वाला बन और ये वाला बन, मींस ये वाली सेल और ये वाली सेल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। उस कंडीशन में इस वाले बन को और इस वाले बन को मिलाकर ही जो है पेयर बन जाएगा। दो सेल्स को मिलाकर क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। तो अब हमारे इस के मैप में कितनी पेयर बने और कितने क्वाड बने, हम पहले उसको अलग नोट करेंगे। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि आपके क्वाड कितने बने, दो क्वाड बने हैं तो एक क्वाड 1 होगा, एक क्वाड 2 होगा। दो पेयर बने हैं तो एक पेयर 1 होगा, एक पेयर 2 होगा। सबके नेम लिख लीजिए क्या क्या। पहला क्वाड आपका बना था ये, तो इसमें कौन कौन से सेल्स है, 0 1 4 5। तो 0 1 4 5 इनको हम मिडटर्म की फॉर्म में लिखेंगे, M0 M1 M4 M5। ये हमारा पहला क्वाड है। उसके बाद अगला क्वाड जो बना है वो M5 M7 M13 M15। 5 7 13 15 में अगला क्वाड बना था, तो M5 M7 M13 M15, M5 M7 M13 M15। उसके बाद बेटा दोनों क्वाड हो गए हमारे, बने थे दो पेयर। पहला पेयर ये ऐसे बना था ये वाला, तो ये पेयर जो है 15 और 11 वाली सेल है। तो पहला पेयर बना M15 और M11। दूसरा पेयर जो बना वो बना M0 और M2। अब बेटा अब काम शुरू होता है, ये क्वाड और पेयर सब बन गए, के मैप का काम हो गया। अब इस के मैप से हमने जो ये एक्सप्रेशंस फाइंड किए, क्वाड बनाए और पेयर बनाए, इनकी हेल्प से हम सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे उसको समझिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस समझिए। एक चीज और समझिएगा, हम लोग जब भी के मैप में सेल्स की पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग करते समय हम लोग कोशिश हमेशा ये करते हैं कि जो पेयरिंग हो वो बड़े से छोटे की तरफ हो। बड़े से छोटे की तरफ मतलब हम कोशिश सबसे पहले ये करते हैं कि अगर हमको 8 सेल्स नियर बाई मिल जाए तो हम उन 8 सेल्स को ज्वाइन करा के एक क्वाड ऑक्टेट बना लें। अगर हमको 8 नियर बाई सेल्स कहीं पर नहीं मिलती तब हम कोशिश करते हैं कि हमको कहीं नियर बाई 4 सेल्स मिल जाए। तो अगर 4 सेल्स नियर बाई मिल जाए मार्क की हुई तो हम उनको ज्वाइन करके क्वाड बना लें। और जब क्वाड भी नहीं बनता तो हम फिर एडजेसेंट दो सेल्स को पेयर करके उनका पेयर बनाते हैं। तो कोशिश हमेशा ऑक्टेट से पेयर की होती है। ये मत करिएगा कि के मैप शुरू करिए तो जहां देखिए अगल बगल सारे पेयर बनाते चले जाइए ना, दिस विल बी रॉन्ग। क्योंकि होता क्या है, जितनी ज्यादा सेल्स का ग्रुप आप बनाएंगे एक्सप्रेशन उतना ही ज्यादा सिंप्लीफाई होता है, ठीक है ना। और जितनी
कम कम सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे एक्सप्रेशन उतना ही कम सिंप्लीफाई होगा। देखिए कैसे, तो बेटा हमारा पहला क्वाड जो, अब हम जा रहे हैं एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीखना। देखिए ये भी बहुत ट्रिकी चीज है, कैसे एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगा। हमने क्वाड 1 बनाया था जिसमें लिखा है m0 m1 m4 m5। तो बेटा 0 1 4 5 वाली सेल को आप देखें, 0 ये सेल जो आपकी है ये वाली सेल है आपकी 1 नंबर वाली, 0 1 4 5। तो अब 0 1 4 5 हो सकता है इस ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा मैसअप हो गया है, आपको समझ में ना आए या थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, तो क्या करिएगा इसको समझने के लिए जैसे मैंने स्टेप वाइज के मैप बनाया है उसको पहले अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। और क्या करिएगा कि पहले के मैप बनाइएगा मान लीजिए ब्लू पेन से, और जब भी आप क्वाड या पेयर बनाइएगा तो इनको बना लीजिएगा ब्लैक पेन से। अभी क्या होगा, अलग अलग पेन से होगा तो आपको मार्किंग आपकी साफ नजर आएगी कि आपने कहाँ पर क्या मार्किंग की है, ठीक है। अब आगे समझिए, तो मैंने कहा कि हमारा पहला क्वाड जो है वो है m0 m1 m4 m5। तो इसके सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने का रूल समझिए। सिंप्लीफाई करने के लिए m0 m1 m4 m5, तो बेटा 0 और 4 रो में देखिए, 0 और 4 के करस्पॉन्डिंग जो रोज है कौन सी, 0 के करस्पॉन्डिंग रो है w डैश x डैश, और 4 के करस्पॉन्डिंग रो कौन सी है w और, ठीक है ना। तो अब आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कौन सा वेरिएबल अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा कि यहाँ से तो मिल रहा है आपको ये कि, एक सेकेंड बेटा, सॉरी एक चीज गलती हो गई भाई, एक चीज में मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से हमारे के-मैप का आंसर थोड़ा सा गलत आ जाएगा। मैंने सेल्स की मार्किंग थोड़ी गलत कर दी है, ये मेरे ध्यान से उतर गई थी, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा वरना हमारा के-मैप गलत हो जाएगा बेटा। वही मुझे लग रहा था कि कुछ मिस्टेक आ रही है, सेल्स की मार्किंग में एक चीज मेरे ध्यान से उतर गई थी जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है बेटा। वो ये है कि मैंने जो आपको बताया था ना यहाँ पे पहले लिखेंगे 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1, ठीक है। मैंने 0 1 बताया था, वो नहीं होगा, पहले 2 टाइम्स 0 फिर 2 टाइम्स 1, 0 1 1 0। तो जब आप ऐसे करेंगे तो बेटा 0 0 का मतलब क्या होगा, 0 0 का मतलब होगा w डैश x डैश, 0 1 का मतलब होगा w डैश और x, 1 1 का मतलब होगा w और x, और 1 0 का मतलब होगा w डैश x। वैसे ही आप ऊपर आएंगे तो y डैश z डैश w डैश x, मतलब यहाँ पर होगा y डैश z w x, मतलब यहाँ पर होगा y z, और w डैश x मतलब यहाँ पर होगा y डैश z। अब सही है, अब समझिए। तो हम जब क्वाड 0 1 4 5 में सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे एक्सप्रेशन को तो क्या होगा, जब आप 0 और 4 0 से 4 की तरफ देखेंगे कि जब आप रो वाइज देखेंगे तो रो वाइज चलने पर क्या होगा, रो वाइज चलने पर आप इस वाले और इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए तो इस वाले 0 0 4 वाली रो के करस्पॉन्डिंग देखिए अगर आप, तो कौन सा वेरिएबल अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है मींस देखिए यहाँ पर w डैश है, यहाँ पर भी w डैश है, यहाँ पर x डैश था लेकिन यहाँ पर x डैश चेंज होकर क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ पर x डैश चेंज होकर x हो गया, दैट मींस x ने अपनी स्टेट क्या कर दी, चेंज कर दी। तो अगर x ने अपनी स्टेट चेंज कर दी तो आप x को छोड़ दीजिए क्योंकि x ने अपनी स्टेट चेंज कर दी है। आप इसको नोट करेंगे w डैश, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया w डैश, तो ये हमारा हो गया रो वाइज। ऐसे ही अब आप चलेंगे इस क्वाड के लिए कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज जब चलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर है z डैश और यहाँ पर हो गया z, मींस z ने अपनी स्टेट क्या कर दी, चेंज कर दी, तो बचा क्या y डैश, यहाँ पर लिख लीजिए y डैश। पहला क्वाड आपका सॉल्व हो गया। दूसरे क्वाड को देखिए, दूसरा क्वाड आपका है m5 m7 m13 m5 m7 m13 m15। तो 5 से 7 में जब आप जाएंगे
तो जब आप पहले रो वाइज देख लीजिए, जब 5 से 13 पर आ रहे हैं तो कौन सी रो की स्टेट चेंज कर रही है? जब 5 वाले में है तो वो है w डैश x, और जब 13 वाले में है तो वो है w x। तो यहाँ पर x दोनों जगह सेम है, लेकिन w डैश w हो गया, मींस w ने अपनी स्टेट चेंज कर दी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x। ओके, यहाँ से मिलेगा आपको x। और जब आप कॉलम वाइज चलेंगे 13 और 15 में या 5 और 7 में, तो यहाँ पर अपनी स्टेट कौन चेंज कर रहा है? y डैश चेंज होकर हो गया y। तो अपनी स्टेट किसने चेंज की? y ने। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? z। ऐसे ही M15 M11 वाले पेयर में देखिए, M15 और M11 ये वाला पेयर। तो इस वाले पेयर में आप देखिए तो आप रो वाइज देखेंगे, इस पेयर यहाँ से इस सेल में जब आप आते हैं तो इन दोनों रोज में कौन अपनी स्टेट चेंज कर रहा है? W चेंज कर रहा है, क्योंकि W डैश हो गया, मींस W ने अपनी स्टेट चेंज कर दी, तो बचा क्या? X। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए। अब ये पेयर जो है इसको आप देखिए तो ये सिंगल कॉलम में ही है, सिंगल कॉलम में है, दैट मींस एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा ही नहीं रहा है, तो कॉलम की स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगी। तो जिस कॉलम में भी है उस कॉलम की वैल्यू सेंसिटिव यूज हुई है कि दूसरी कॉलम में। अब अगला पेयर n0 n2, तो n0 वाला पेयर है बेटा ये, और n2 वाला पेयर है ये, ठीक है ना? तो n0 n2 वाले में क्या है? रो चेंज नहीं हो रही है, सेम रो में है, तो सेम रो में है तो रो चेंज हो ही नहीं है रही, तो रो की वैल्यू सीधे सीधे यूज हो जाएगी w डैश x डैश। लेकिन जब आप n0 से n2 में आते हैं तो चेंज क्या हो रहा है? कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, तो y डैश z डैश और यहाँ पर y डैश z, मींस z डैश चेंज होके क्या हो गया? z, मतलब z ने अपनी स्टेट चेंज कर दी, तो बचा क्या? y डैश। यहाँ से नोट कर लीजिए। तो बेटा दोनों क्वाड और दोनों पेयर के एक्सप्रेशन मिल गए, तो आपका फाइनल जो सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन होगा जो रिड्यूस्ड, मींस ये रिड्यूस सबसे ज्यादा सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन जो आपको मिला वो मिला है w डैश y डैश, पहले वाले क्वाड का एक्सप्रेशन लिखिए, प्लस xz दूसरे वाले क्वाड का एक्सप्रेशन लिखिए, प्लस x yz इस पेयर का एक्सप्रेशन लिखिए, फिर w डैश x डैश y डैश पहले वाले का एक्सप्रेशन लिखिए। सॉल्व हो गया। इस तरह से बेटा आपको फाइनली ये एक्सप्रेशन मिला। ठीक, दिस इज योर सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। आंसर एक बार चेक कर लें क्या रहा है। xz हो गया, ओके, a डैश ठीक, तो आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बेटा ये तरीका था के मैप को बनाने का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी बुक में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर कहीं किसी चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है या दिक्कत है तो चाहे एक बार बुक से रेफर करिएगा, ठीक है ना? बुक से ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा, पर्सनली मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है? लेकिन इसको तैयार करिएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने बोर्ड के पेपर उठा कर देखिए, किसी भी साल के बोर्ड के पेपर में आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट दोनों के मैप से होते हैं, 5-5 नंबर के होते हैं। मतलब आपने के मैप पढ़ लिया, आपके 10 नंबर पक्के पेपर में, बिल्कुल फिक्स है कि हर साल आता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो प्रॉपरली तैयार कीजिए, जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिए।